हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बार फिर से हम मिल रहे हैं विज्ञान एक नज़र में। आज का जो टॉपिक है, वैसे मेरे पीछे की इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। आज कोशिकांगों की यानी कि सेल ऑर्गेनेल की आखिरी जो है वो सीरीज़ है। इसके बाद में हम किसी और टॉपिक पर मूव करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि अब नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसको बताने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे चलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है। आप लोगों ने बार बार जिक्र सुना होगा, राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम। तो आज हम लोग जनरली राइबोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप राइबोसोम को अगर देखोगे तो ये राइबोसोम ऐसा लगता है कि किसी दो पार्ट से मिलकर बना है। ये वाला राइबोसोम भी देखने पर ऐसा लगता है कि किसी दो पार्ट से मिलकर बना है। बिल्कुल, राइबोसोम जो है वो एक प्रकार के कोशिका के अंग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रेन एल्गी, और मतलब वो पुराने वाली कोशिका जो थी उसके अंदर भी एकमात्र सेल ऑर्गेनेल था, वो था आपका राइबोसोम। पर वो राइबोसोम पुरानी कोशिका में था, इसलिए ऑब्वियस है वो पुराना वाला राइबोसोम रहा होगा। तो उस पुराने वाले राइबोसोम को, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, उस राइबोसोम को हमने नाम दिया 70s राइबोसोम। हालांकि नई वाली जो कोशिका है हमारी, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी वो राइबोसोम है ना, वो है आपका 70s। लेकिन यूकैरियोटिक में एक नया राइबोसोम और बना जो कि 80s है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर जो राइबोसोम लगे हुए हैं वो आपके 80s राइबोसोम ही होते हैं। 70s राइबोसोम जो है आपके, वो बेसिकली कौन से वाले राइबोसोम है, वो पुराने वाले तो भी है तो है, लेकिन नए वाले भी हैं। ये 70s राइबोसोम जो है वो किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका का जो द्रव है उसके अंदर तैरते रहते हैं। लेकिन हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि 80s राइबोसोम RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं और धसे हुए होते हैं और मूव नहीं करते और बैठकर प्रोटीन बनाते हैं। ये हमने बात कर ली थी। राइबोसोम को अगर आप देखोगे तो जैसे 70s राइबोसोम है, वो भी कुछ किसी दो चीज से मिलकर बना है। मानो कि ये 70s राइबोसोम है, ये इधर वाला है ना, तो ये दो यूनिट से मिलकर बना होगा। तो 70s राइबोसोम तो यूनिट है, लेकिन इसकी सब यूनिट होती है ना। सब यूनिट यानी कि ये दो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। इसको हम कहते हैं 50s और 30s। तो ये हो गई आपकी 50s और ये हो गई आपकी 30s। तो 50 और 30s मिलकर क्या बना रही है यहाँ पर। अब आप कहोगे 50 और 30 तो 80 हो गया ना। नहीं, 50 और 30 80 नहीं हुआ। इस 80 के अंदर से 50 और 30 80 नहीं हुआ। इस 80 में से कुछ भाग अपघटित हो जाता है और वो फाइनली जो है वो 70s राइबोसोम बनाता है। ऐसे जो दूसरा वाला है 80s, वो 80s भी जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और उसके जो सब यूनिट है वो है 60 और 40s, है ना। तो ये वाली तो आपकी 60s हो गई और ये वाली आपकी 40s हो गई। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना, 60 और 40 मिलकर 100 बनाएंगे और 100 आगे डिसॉल्व होकर जो है वो आपका 80s राइबोसोम बनाएंगे। तो इस तरह से आपसे अगर सब यूनिट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम दो प्रकार के हैं, 70s और 80s। 70s राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बनाते तो ये भी प्रोटीन है। 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है वो आप लोगों का यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जा रहा है, पहली चीज। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंतःपृथ्वी जालिका, वो भी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका में पाया जाता है। इसकी जो यूनिट है, सब यूनिट है, वो 60 और 40 है। कुछ भाग डिसॉल्व होकर 80 फाइनली बनाता है। और 70s राइबोसोम की दो सब यूनिट है, 50 और 30 मिलकर 80 वैसे डिसॉल्व होकर 70s राइबोसोम बनाता है। ये तो राइबोसोम की बात हो गई। राइबोसोम हर प्रकार की कोशिका में तो है ही है, साथ के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। और इसके अलावा प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी आप लोगों का राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी अपना पर्सनल राइबोसोम रखता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना पर्सनल राइबोसोम रखते हैं। ये वाली चीज हमको समझनी है। तो राइबोसोम तो हमें समझ आया। अब इसके बाद में हम प्लांट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल पे चल रहे हैं, जिसे हम प्लास्टिड या फिर लवक कहते हैं। लवक का मतलब होता है रंग देने वाले। प्लांट में काफी सारे जो कलर आते हैं वो इसी लवक यानी कि इसी प्लास्टिड के कारण आते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो सिक्के ऐसे रखे हैं कि काफी सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ऐसी प्रोसेस को इसको हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, है ना। थाइलेकॉइड भी कह सकते हो आप, या ग्रेना भी कह सकते हो। एक हो गया तो ग्रेना, मल्टीपल हो गए तो ग्रेना। तो इस तरीके से ग्रेना एक और ग्रेनम मल्टीपल, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं जो इनको जोड़ रही है, वो इन्हें स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करती हूँ कि ये जो प्लास्टिड होते हैं वो दरअसल बेटा 3 प्रकार के होते हैं, है ना। इसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी आता है, इसके अंदर हमारे पास में ब्रोमोप्लास्ट भी आता है, और
एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट भी आता है हमारे पास में, इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट आता है और ल्यूकोप्लास्ट आता है। ठीक है, ये प्लास्टिड कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये पत्तियों के अंदर मीजोफिल नाम की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये थाइलेकोइड भी कहे जाएंगे। ये जो बीच वाला भाग है ये स्ट्रोमा वाला पार्ट कहलाएगा। ठीक है ना, ये भी डबल लेयर के होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो भाग इनको जोड़ रहा है इसे हम लेमिना के नाम से जानते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं हमारे प्लास्टिड के बारे में। इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तीनों प्रकार के प्लास्टिड आप लोगों के आते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम का जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, कैरेटिनोइड्स नाम का पिगमेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस करता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट के बाद में कैरेटिनोइड और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं, जिनके काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट के अंदर हरे रंग के लिए तो क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट के हरे, नीले, हरा, नीला, लाल, गुलाबी, मतलब बाकी जितने भी कलर हैं उन सब के लिए क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये जो अलग अलग कलर आ रहे हैं वो प्लांट के अंदर क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। प्लांट के अंदर अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो वो आपके क्लोरोप्लास्ट के कारण आते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के कारण कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर तीसरा नाम का प्लास्टिड है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में तो अवर्णी लवक कहा जाता है। अब इनके पास तो पिगमेंट थे भाई, एक के पास क्लोरोफिल था, एक के पास जेंथोफिल था, एक के पास कैरेटिनोइड है, एक के पास में कैरेटीन है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के पास किसी भी प्रकार का पिगमेंट यानी कि कलर देने वाली चीज है ही नहीं, इसलिए वो कलर तो देगी नहीं। फिर इसको कहा गया कि भाई तुम जो है वो क्या करो, स्टोरेज करो। भाई स्टोरेज किसका करें, आप स्टोरेज करो, कार्बोहाइड्रेट का करो, वसा का करो, प्रोटीन का करो, है ना, इनका जो है वो आप स्टोरेज करो। ल्यूकोप्लास्ट को अगर मैं बात करूं कि ल्यूकोप्लास्ट अपने पास में जो है वो कौन कौन से प्रकार के हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलर लेस है, कलर नहीं देते हैं। इनके पास एक इलायोप्लास्ट नाम का टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है इमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और एक आता है आपके पास में प्रोटीनोप्लास्ट कह दो या फिर एरिलोप्लास्ट कह दो। तीन प्रकार के ग्लूकोप्लास्ट के टाइप है, इमाइलोप्लास्ट, है ना, या फिर आप कह दो एलेरोप्लास्ट, और तीसरा है इलायोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है ना। प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एलेरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, और इलायोप्लास्ट जो है वो वसा का स्टोरेज करता है। अच्छा, ये स्टोरेज आपने देखा, जड़ के अंदर स्टोरेज हो गया तो जड़ खाने योग्य हो गई, है ना, पत्ती के अंदर स्टोरेज हो गया तो कोई पत्ती खाने योग्य हो गई। तो ये जो स्टोरेज कर रहा है ये आपका ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट ही कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट के अलावा कुछ टिश्यूज भी हैं वो भी स्टोरेज करते हैं, जो कि हम हमारे अगले सेगमेंट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखनी है, जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है। इन विज्ञान एक नज़र के सेशन में मैं सिर्फ ये पढ़ाती हूँ कि भाई जो एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाएगा, हम कोई बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो एज इट इज़ एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इसी तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में ऑल कोर्सेज़ की लिस्ट में जाएंगे या फिर रेलवे की लिस्ट में जाएंगे। अगर आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ग्रुप डी वाले सेगमेंट में जा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देकर अगर आप ग्रुप डी के लिए कोई बैच देख रहे हैं, ग्रुप डी का एक नया बैच चालू हुआ है जो 31 से चालू होगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मात्र 400 रुपये के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा जब आप Y698 कोड लगाते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, 400 रुपये में Y698 कोड लगाने पर आपको ये बैच देखने को मिलता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आज की क्लास का क्वेश्चन। मैं आप लोगों से ये सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ, इस क्लास में ही मैंने बताया है, अब आप मुझे बताओ कि थाइलेकोइड पत्तियों की कौन से प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। मैंने इसका जवाब इसी क्लास में दिया है ना। तो अच्छे से सुनना क्लास को फिर से, और फिर मुझे जवाब देना। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।